हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के संदर्भ में ब्रिटिश कालीन जो समय था उस समय भारत में प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ। तो इस संदर्भ में हम 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 का अध्ययन करेंगे। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण पग था। इसके द्वारा मिस्टर मॉन्टेग्यू की नीति को व्यवहारिक रूप देते हुए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत उल्लेखनीय सुधार किए गए। जैसा कि प्रोफेसर एन श्रीनिवासन ने भी लिखा है कि इस अधिनियम से भारत की प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। तो इस संदर्भ में इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं हम आज उनका अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता में सबसे सर्वप्रथम हम प्रस्तावना को लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना में जो विवेचन किया गया वो विवेचन था कि संसद की जो घोषित नीति है वो भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के अधिकाधिक संबंध के लिए और स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध करे, जिससे साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित हो सके। तो ये सिद्ध किया गया कि ब्रिटिश संसद की भारत के संदर्भ में क्या नीति है और ये व्यक्त किया गया कि नीति को धीरे धीरे लागू किया जा सकता है और इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और ये कदम संसद के द्वारा ही तय किए जाएंगे कि भारत की जनता के कल्याण और तरक्की की जिम्मेदारी ली जाए। इस संदर्भ में संसद की कार्यवाही और उस सहयोग के अनुसार ही कार्य किया जाएगा और जिस सीमा तक जिम्मेदारी की भावना का भारतीयों में विकास किया जा सके। प्रस्तावना में ये भी कहा गया कि भारत के प्रांतों में स्वशासी संस्थाओं के पनपने के साथ साथ ये उचित है कि उन प्रांतों को प्रांतीय मामलों में इतनी अधिक आजादी दी जाए कि भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से पूरा करने के साथ में संगत हो। यानी केंद्र सरकार और जो प्रांतों की सरकार में जो प्रशासन में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो, ये इस बात से प्रकट होता है। प्रस्तावना में अपनाया गया यह सिद्धांत कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीयों की उन्नति तथा कल्याण के लिए जिम्मेदार है और वही भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित प्रत्येक कदम का निर्णय करेगी। तो इस प्रकार से ये भारत की एक तरह से गुलामी का संकेत था और भारतीयों के लिए बहुत ही अपमानजनक था, किंतु प्रशासन की दृष्टि से एक तरह से इसमें ये माना गया कि भारतीयों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सरकार के द्वारा काम किया जाएगा और उसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। दूसरा, इस 1919 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के ऊपर केंद्रीय विधान परिषद के नियंत्रण का न होना स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल की मनमानी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सका इस अधिनियम के द्वारा। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व था वो था कि गवर्नर जनरल का केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह से बंधा हुआ नहीं होना था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारत का सेनापति और 6 साधारण सदस्य थे, जिसमें से 3 हिंदुस्तान के निवासी थे और ये गवर्नर जनरल की इच्छा पर था कि वो किन व्यक्तियों को इसका सदस्य नियुक्त करेगा। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद की जो सलाह थी उसको मानना अनिवार्य नहीं था। इसी 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। 1909 की बजाय लोगों को मताधिकार अब अधिक दिया गया, परंतु मतदाताओं के लिए अनेक योग्यताएं निर्धारित की गईं तथा वयस्क मताधिकार शुरू नहीं किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाते हुए सिखों, चेन्नई के गैर ब्राह्मणों, मुंबई के मराठों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया और इस प्रकार से
सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का ही विस्तार किया गया। पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया और एक सदनीय के स्थान पर इसको द्विसदनीय बनाया गया। निम्न सदन का नाम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और उच्च सदन का नाम राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया। इस प्रकार से केंद्रीय व्यवस्थापिका को थोड़ा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट और विधानसभा के कितने सदस्य होंगे ये सब कुछ इसमें निर्धारित किया गया और इस प्रकार से गवर्नर जनरल इस जो संस्था थी विधानसभा इसको किसी भी समय भंग करने का अधिकार रखता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन गवर्नर जनरल किसी भी समय इसको भी भंग करने का अधिकार रखता था। इस दृष्टि से गवर्नर जनरल अभी भी शक्तिशाली बना हुआ था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो अधिकार थे उनको भी थोड़ा स्पष्ट किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका को केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था और कानूनों को रद्द करने और उनमें संशोधन करने का अधिकार भी उन जो है वो ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड के सम्राट के जो अधीन था ब्रिटिश भारत, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका संपूर्ण ब्रिटिश भारत और उन सब व्यक्तियों के लिए जो सम्राट के अधीन थे कानून बना सकती थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान कानूनों को रद्द करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार भी उसको था, परंतु भारत की इस केंद्रीय व्यवस्थापिका को इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं था। इसी अधिनियम में भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इंडिया काउंसिल में परिवर्तन किए गए। भारत मंत्री के नियंत्रण में ढील प्रदान की गई। 1919 के अधिनियम में पूर्व की जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किए गए और इस अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन करके कुछ महत्वपूर्ण विषयों को ही केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत करने से पूर्व भारत मंत्री की स्वीकृति के लिए भेजना आवश्यक बनाया गया। भारत मंत्री और उसके सचिवों के वेतन और इंडिया ऑफिस का खर्च ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत तथा प्रदत्त धनराशि से दिया जाना निश्चित हुआ। प्रांतीय विधान परिषद को भी अधिकार दिए गए। प्रांतीय सरकारों के शासन क्षेत्र का निर्धारण इसमें किया गया और केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों की सूची बना दी गई। केंद्रीय विषय में केंद्रीय सूची में केंद्रीय विषय रखे गए जिस पे केंद्र विचार करेगा। इस सूची में रक्षा, विदेशी, राजनीतिक प्रबंध, मुद्रा, डाक और तार, यातायात इत्यादि 47 विषय थे और इस पर केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय विषयों की भी सूची बनाई गई और इसमें स्थानीय महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे शिक्षा, स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, न्याय प्रबंध इत्यादि 51 विषय थे और अन्य बचे हुए जो भी विषय थे वो केंद्र के अधिकार में आते थे। 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो थी कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रांतों और केंद्र में विषयों का बंटवारा किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि जिन विषयों का केंद्र सरकार ठीक प्रकार से संचालन कर सकती थी और जो सारे भारत के हित से संबंधित थे वे विषय केंद्रीय सरकार को दिए गए, जैसे रक्षा, डाक, तार, मुद्रा, विदेशी संबंध इत्यादि। और प्रांतीय महत्व के विषय प्रांतों को सौंप दिए गए, जैसे शिक्षा, स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई इत्यादि। प्रांतीय शासन के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे पुलिस, न्याय और राजस्व इत्यादि गवर्नर ने अपने पास रख लिए थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। इन विषयों के एक समूह का कार्य संचालन गवर्नर की काउंसिल के सदस्य करते थे और दूसरे समूह के विषयों की देखभाल
भारतीय मंत्रियों को सौंपी गई थी। जो विषय समूह काउंसिल के सदस्यों को मिला था उसे सुरक्षित समूह, और जो विषय समूह मंत्रियों को सौंपा गया उसे हस्तांतरित समूह कहा गया। गवर्नर इन दोनों समूहों के बीच में संबंध स्थापित करने वाली एक कड़ी के समान कार्य करता था। सुरक्षित समूह के विषयों का कार्य संचालन वह अपनी काउंसिल के सदस्यों की सहायता से करता था, और हस्तांतरित समूह के विषयों की देखभाल वो अपने मंत्रियों की सलाह से करता था। और सैद्धांतिक रूप से उसकी स्थिति यह थी कि सुरक्षित विषयों के समूह में वह अध्यक्ष के समान था, जो सभी विषयों में अपनी काउंसिल के निर्णयों का उल्लंघन कर सकता था, और हस्तांतरित विषयों में वो एक वैधानिक प्रधान के रूप में था, परंतु व्यवहार में वो अधिक शक्ति संपन्न था। उसे इस अधिनियम ने विशेष उत्तरदायित्व और अधिकार प्रदान किए, और वो इस प्रकार से अपने मंत्रियों की सलाह का उल्लंघन कर सकता था। तो इस प्रकार से प्रांतों में दोहरा शासन यानी डायरकी इन द प्रोविंसेस शुरू किया गया, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था।